नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिटिकल एम्बुलेंस फॉर यू। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं पर्सनली, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू शिफ्ट ब्रेन रिलेटेड डिसीज पेशेंट। मतलब ऐसे रोगी या व्यक्ति जिन्हें ब्रेन की कोई शिकायत है या बीमारी है, ऐसे लोगों को हम एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल कैसे शिफ्ट करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, तो जानते हैं। सबसे पहला सिनारियो घर पर, ऑफिस पर या कहीं काम की जगह पर कोई व्यक्ति को ऐंठन या मिर्गी का झटका अगर आ जाता है, उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता, वो बेहोश हो जाता है। ऐसे वक्त वो कोई भी हेल्प या कोई अस्पताल नहीं जा सकता, तो उसके आसपास रहने वाले व्यक्ति या कोई और, उन्होंने सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को एक खुले जगह पे लेना है। मतलब अगर वो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है तो उसे जमीन पर लेटाना है, अगर वो रास्ते के बीच में है तो उसे किनारे पर लाना है और उसे एक करवट पर कर देना है, ताकि उसके जो झटके रहते हैं वो झटकों की वजह से अगर उल्टी या वॉमिटिंग वगैरह हो जाता है तो वो वॉमिटिंग सांस में ना जाए, सांस के नली में ना जाए, इसलिए उसे एक करवट पे करना है। उसे उसके जो हाथ पैर है, जो जोर जोर से मूवमेंट्स हो रही है, उसे रोकना नहीं है, उसे पकड़ना नहीं है। पास में कोई लकड़ी है, कोई चीज है जो उसे हानि पहुंचा सकती है, ऐसे वस्तु को हमें दूर करना है या उस व्यक्ति को वहां से दूर कराना है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना है। बहुत बार मिर्गी के झटके कुछ देर बाद खत्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं। रुकने के बाद उस व्यक्ति को अस्पताल लेके जाना जरूरी होता है। अगर जाते जाते फिर से उसको और मिर्गी के झटके आते हैं, तो ऐसे वक्त 2, 3, 4 अगर एक के पीछे एक झटके आना चालू हो जाते हैं, तो ये कंडीशन व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है और व्यक्ति के ब्रेन में बहुत ज्यादा हानि होने के चांसेस होते हैं। दूसरा सिनारियो जो हम लोग एम्बुलेंस में देखते हैं, बहुत बार एक रोगी को दूसरे अस्पताल, जिसे ब्रेन से रिलेटेड बीमारी हो। अभी ब्रेन से रिलेटेड बीमारी मतलब क्या क्या होता है? मिर्गी के झटके बार बार आना, जिसे हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं। दूसरी चीज, ब्रेन में ट्यूमर हो जाना, जिसे स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन कहते हैं, SOL कहते हैं। तीसरा रहता है ब्रेन में इश्चेमिया, इंफार्क्ट या स्ट्रोक हो जाना, जिसे हम पक्षाघात कहते हैं। इसके दो टाइप्स रहते हैं, एक हेमोरेजिक और एक इश्चेमिक। हेमोरेजिक मतलब जो रक्त वाहिकाएं होती है उसके फटने की वजह से बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर की वजह से रक्त वाहिकाएं फट गई, जो बड़ी उम्र में होता है, जो बुजुर्ग रहते हैं उनमें होता है, फिर उन्हें पैरालिसिस का अटैक या पक्षाघात हो जाता है ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन फटने की वजह से, बहुत ज्यादा ब्लड एक्यूमुलेशन की वजह से। दूसरी चीज होती है यही ब्लड वाहिकाएं होती है, इसमें से ब्लड आने जाने में दिक्कत हो जाती है, कोई गुठली आ जाती है या प्लैक आ जाता है, उसकी वजह से सप्लाई नहीं होता और आगे का जो ब्रेन का हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है, जिसे हम इश्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। यानी पैरालिसिस के दो टाइप्स, पक्षाघात, एक हेमोरेजिक जहाँ पे रक्त वाहिकाओं में रक्त निकल जाता है और दूसरा रक्त सप्लाई बंद हो जाता है, उसकी वजह से होने वाला। इसके बाद रहता है किसी को हेड इंजरी हो गई, जो सबसे कॉमन है आजकल। हेड इंजरी की वजह से ब्रेन में बहुत ज्यादा मार लग जाता है, हमारे दिमाग की हड्डी टूट जाती है, बहुत बार ब्लीडिंग बाहर भी होता है, अंदर भी होता है और मार भी बहुत ज्यादा लगती है। इसके अलावा हाइड्रोकेफेलस नाम की एक चीज होती है, जिसमें हमारे ब्रेन के जो पर्दे रहते हैं उसमें पानी भर जाता है। इसके अलावा ब्रेन पे सूजन आ जाना, जैसे कोई वायरल बीमारी हो गई हो या कोई बैक्टीरियल बीमारी हो गई हो, इसकी वजह से एनकेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस जैसी शिकायत होती है और ब्रेन पे सूजन आ जाती है। तो इन सब रोगियों को हम एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसकी एक्चुअल कंडीशन कैसी है। बहुत बार हमें एम्बुलेंस के लिए कॉल आता है, हम रिश्तेदारों से पूछते हैं कि उनको क्या बीमारी है। अगर रिश्तेदारों को बताने में दिक्कत आती है तो हम डॉक्टरों से चर्चा करते हैं, बीमारी की जानकारी लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग एम्बुलेंस प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमने लास्ट 2 वीडियो में देखा कि न्यूमोनिया पेशेंट के लिए हम क्या प्रिपरेशन करते हैं,
कार्डियक पेशेंट के लिए क्या प्रिपरेशन करते हैं, वैसे ही ब्रेन पेशेंट्स के लिए हमें जो न्यूमोनिया और कार्डियक पेशेंट की तैयारी होती है वही तैयारियां हम लोग करते हैं। इसके अलावा नींद की दवा, झटकों या मिर्गी के जो झटके आते हैं उसे रोकने की दवा, अगर रोगी को हेड इंजरी हुई है, स्पाइन में कुछ इंजरी हुई है, साथ में गर्दन में कुछ इंजरीज है, तो उन्हें स्पाइन स्टेबलाइजर, हेड स्टेबलाइजर साथ में रखते हैं ताकि रोगी के दिमाग को और ज़्यादा तकलीफ ना हो। ये सब प्रिपरेशन करने के बाद हम अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद हम रोगी की अच्छे से जांच करते हैं कि रोगी का प्रेजेंट कंडीशन कैसा है, उनका ब्लड प्रेशर कैसा है, उनकी पल्स रेट कैसी है, उनका रेस्पिरेटरी रेट कैसा है, रोगी वेंटिलेटर पर है या नहीं है। अगर वेंटिलेटर पर नहीं है तो सिर्फ ऑक्सीजन पर है या वही ऑक्सीजन भी नहीं चल रहा है। इसके अलावा उनकी रिपोर्ट्स में क्या है, उनकी रिपोर्ट्स में उनके ब्रेन का सीटी स्कैन हुआ है, एमआरआई हुआ है या ईईजी हुआ है, साथ में ब्लड के कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, वहाँ कोई रेफरेंस हुआ है ब्रेन से रिलेटेड। उसके बाद हम रोगी का ग्लासगो कोमा स्केल देखते हैं जिसे जीसीएस कहते हैं, साथ में उनके आँख के पुतलियाँ देखते हैं जिसे हम प्यूपिलरी रिएक्शंस कहते हैं। ये सब रिएक्शंस, ग्लासगो कोमा स्केल्स और रिपोर्ट्स देखने के बाद हम रिश्तेदारों से बात करते हैं कि आपके रोगी की कंडीशन अभी कैसे है और उसे शिफ्ट करने में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जब हम ब्रेन रिलेटेड कोई भी पेशेंट शिफ्ट करते हैं तो हमें 2 या 3 ही कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशंस आता है कि उसे फिर से मिर्गी का झटका आ सकता है। ऑन दी वे अगर मिर्गी का झटका आ गया, उसके लिए हम लोगों ने बताया कि एम्बुलेंस में हम नींद की दवा रखते हैं और झटके रोकने की दवा रखते हैं। बहुत बार हमें अगर रोगी वेंटिलेटर पर है और उसे बार बार झटके आ रहे हैं तो हम उसे पैरालाइज कर देते हैं, मतलब पूरी तरह से उसको पैरालिसिस का इंजेक्शन देते हैं जो टेम्पररी रहता है। 1 या 2 घंटे तक उसका असर रहता है, उसके बाद फिर से असर निकलने के बाद रोगी होश में आ सकता है। लेकिन ये पैरालिसिस का इंजेक्शन वगैरह हम सिर्फ जो पेशेंट वेंटिलेटर पर है, मतलब जिसे सांस की नली लगी है और जिसे हम आर्टिफिशियली सांस दे सकते हैं, ऐसे रोगी को ही देते हैं। जो रोगी को वेंटिलेटर वगैरह नहीं चला है, ऐसे रोगी को हम कभी भी पैरालिसिस के इंजेक्शन नहीं दे सकते। उन्हें फिर नींद का इंजेक्शन दे सकते हैं। ये नींद के इंजेक्शन से टेम्पररी उन्हें कोई स्टिमुलस नहीं मिलता और झटके रुकना थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है, अगर पेशेंट को हेड इंजरी हुई है तो उन्हें ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं ट्रैवलिंग में। बहुत बार मूवमेंट्स वगैरह होती है और उनका सर्जरी नहीं हुआ है, इमरजेंसी शिफ्ट करना है सर्जरी के लिए, अंदर से ब्लीडिंग चालू है तो वो ब्लीडिंग बढ़ सकती है। बहुत बार ब्रेन का प्रेशर बढ़ने की वजह से हर्निएशन भी हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन हमें रिश्तेदार को समझाना पड़ता है क्योंकि हर्निएशन सबसे घातक कॉम्प्लिकेशन है। इसमें ब्रेन डेड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरे अस्पताल पहुंचने के बाद रिश्तेदार परेशान हो सकते हैं, इसीलिए वो कॉम्प्लिकेशन हमें वहीं पे समझाना पड़ता है। और एक कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे मैंने बोला ब्रेन का प्रेशर बढ़ सकता है। वही प्रेशर अगर रोगी को इस्चेमिक इन्फार्क्ट हुआ है, मतलब रक्त वाहिकाएं बंद होने की वजह से अगर इन्फार्क्ट हुआ है और ब्रेन का एक हिस्सा पूरी तरह से अगर सूजन में आ गया है, तो ये सूजन पहले 48 से 72 घंटे, मतलब 2 से 3 दिन में बढ़ना स्टार्ट होती है और बढ़ती है। बहुत बार होता है कि रोगी अस्पताल पहुंचता है, पहले 12 घंटे बहुत अच्छा होता है इस्चेमिक स्ट्रोक के बाद, लेकिन स्लोली उसकी स्वेलिंग बढ़ती है, वो बेहोश होना चालू होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे वक्त अगर ऐसे रोगी को अगर पहले 12 घंटे में हम अस्पताल से शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो अस्पताल में तो हमें रोगी कॉन्शियस, मतलब बात करते हुए मिलता है। ऑन दी वे उसके ब्रेन का इडिमा, जिसे स्वेलिंग कहते हैं, वो स्वेलिंग अगर बढ़ जाता है तो अस्पताल जाने से पहले हमें उन्हें इंट्यूबेशन, मतलब सांस की नली लगानी पड़ सकती है, नींद का इंजेक्शन देना पड़ता है, बहुत बार उसके बाद पैरालाइज करना पड़ता है ताकि उनका प्रेशर बढ़े ना और वो अच्छे से अगले अस्पताल में शिफ्ट हो। ये सभी कॉम्प्लिकेशन रिश्तेदारों को समझाते हैं। समझाने के बाद कंसेंट लेते हैं, जो मैंने पिछले 2 वीडियो में भी बताया कि कंसेंट बहुत ज़रूरी होती है। ये लेने के बाद हम रोगी को अस्पताल से एम्बुलेंस तक शिफ्ट करते हैं। एम्बुलेंस में शिफ्ट करने से पहले फिर से एक बार हम कुछ चीज़ें दोहराते हैं, जैसे उनका शुगर चेक करते हैं, वाइटल्स चेक करते हैं। रोगी अगर वेंटिलेटर पर है तो पोर्टेबल वेंटिलेटर या बैग मास्क जो रहता है उसके ऊपर या बेंच सर्किट के ऊपर उसे नीचे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट याद से साथ में लेते हैं और रिपोर्ट के अलावा जो फिल्म्स होती है वो फिल्म भी साथ में लेना बहुत ज़रूरी होती है।
तो ये सब रिपोर्ट्स और वो साथ में लेते हैं, रोगी को एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं। एम्बुलेंस में शिफ्ट करने के बाद उन्हें मॉनिटर स्टार्ट करते हैं, अगर वेंटिलेटर तो वेंटिलेटर स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं। अच्छे से स्टेबल करने के बाद हम अगले अस्पताल की जर्नी के लिए स्टार्ट करते हैं। फिर जो अस्पताल में हम शिफ्ट होने वाले हैं उस अस्पताल को जानकारी देते हैं कि हम अंदाजन से ये वक्त पर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम रोगी को कैजुअलिटी में या उनकी जो रिसीविंग टीम है उनके पास छोड़ देते हैं और पूरी हिस्ट्री जो रिसीविंग डॉक्टर है उन्हें बताते हैं। दोस्तों, ये सभी वीडियोस का, हर एक टॉपिक का आपको समझाने का एक ही मकसद है। आजकल रिश्तेदार, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी लोग हैं, डॉक्टर्स है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना चालू हो गया। एग्रेसिव होना वाजिब है, लेकिन अगर हमें बीमारी के बारे में पता चले, बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस पता चले, तो हम अननेसेसरीली डॉक्टरों के ऊपर गुस्सा नहीं होंगे। हमें अगर पता चलता है कि इस बीमारी का ये कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे मैंने बताया कि हर्निएशन हो सकता है, रोगी ब्रेन डेड हो सकता है, रोगी का एडिमा बढ़ के उन्हें वेंटिलेटर लगाने की जरूरत पड़ सकती है, ये चीज़ रिश्तेदारों को पता रहने के बाद वो ज़्यादा हंगामा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है जैसे एक व्यक्ति या रोगी उनके रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह वो एक अस्पताल या वहाँ के डॉक्टरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपको हमारे ये वीडियोस कैसे लगते हैं, याद से मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।